हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट मेथड सीखेंगे। जो मेथड पिछला सीखा था इक्वेशंस को सॉल्व करने का, पेयर ऑफ इक्वेशन, वो था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आज जो मेथड हम लोग सीखेंगे इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, देखो सब्स्टिट्यूशन नाम से समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है किसी चीज का रिप्लेसमेंट। भाई अगर कोई यहां पर वर्क कर रहा है, हमें वो नहीं समझ में आ रहा है, उसका काम नहीं बेटर लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी दूसरे पर्सन से। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन का बेसिक मतलब होता है किसी को किसी दूसरे से रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो यहां पर बोला है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ध्यान से समझना इस मेथड में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे हमारी जो इक्वेशन है, हमारी पहली इक्वेशन है -5x + 2y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो है 4x + y = -3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है -5x + 2y = 10 और सेकेंड इक्वेशन है 4x + y = -3। ठीक है, अब हमें करना क्या है? देखो बहुत सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है कि हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकालनी है इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। मतलब अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम x को इक्वल टू को एक तरफ कर लेंगे, केवल x इक्वल टू को एक तरफ, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ भेज देंगे और वैल्यू आएगी x इक्वल टू, और सब टर्म उधर आ जाएंगे, वो x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें किसी एक इक्वेशन से पहले या तो x की या तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहां पर अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, किसके टर्म में फाइंड करेंगे? x के टर्म में फाइंड करेंगे। किस इक्वेशन से? किसी से भी कर सकते हैं। मुझे इधर से इजी लग रहा है तो इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? y = देखो -3 यहीं पर है, ये जो 4x है ये 4x उस तरफ जाएगा, तो जब उसका साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये -4x। ठीक है, इसका मतलब हमने सेकंड वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, वैल्यू निकालने का मतलब यह होता है कि इक्वल टू के एक तरफ y अकेला रहेगा, बाकी सारे टर्म इक्वल टू के उस तरफ चले जाएंगे। तो यहां से क्या आ गया? y = ये 4x उधर चला गया तो ये आ गया -3 - 4x। ये किसकी वैल्यू आई? y की वैल्यू आई। ऐसे ही हम लोग तीन और तरह से कर सकते थे। क्या कर सकते थे? यही y की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते थे। ठीक है, या फिर हम x की वैल्यू यहां से निकाल सकते थे इन टर्म्स ऑफ y, या फिर हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y यहां से निकाल सकते थे। तो दैट मींस हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। ठीक है, तो जैसा यहां पे हमने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, और कहां से निकाली? सेकेंड इक्वेशन से निकाली। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये वाली जो वैल्यू आई है इसको हमें पुट कर देना है इस इक्वेशन में। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है y की, इसको हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो जब इसको हम पुट करेंगे यहां पर y की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा? -5x + 2 टाइम्स, अच्छा y हट जाएगा, y की जगह क्या आएगा? y की जगह आएगा -3 - 4x, तो ये आ जाएगा -3 - 4x = 10। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? हमें क्या करना है? हमें y की वैल्यू निकाली, किस इक्वेशन से निकाली? सेकंड इक्वेशन से निकाली, x के टर्म्स में निकाली, और उस वैल्यू को लाके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। याद रखना, वैल्यू जिस इक्वेशन से निकाली जाएगी पुट उसमें नहीं करेंगे, जिससे निकालेंगे पुट दूसरे में करेंगे। अगर हमने सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे, अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे। तो यहां पे आएगा y की जो वैल्यू है -3 - 4x है, उसको हमने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? ये आएगा -5x, इसके बाद ये 2 जाएगा अंदर, -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × -3 क्या हो जाएगा? -6,
और 2 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -8x इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, राइट। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से 5 और 8 ऐड हो जाएगा, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा, -13x इज इक्वल्स टू, ये 6 उस तरफ जाएगा तो 10 + 6 मतलब ये आ जाएगा 16, तो -13x इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू आएगा 16/-13, मतलब x आ गया हमारा -16/13। ठीक है, ये चीज याद रखना, इस चैप्टर में कभी कभार ऐसे फ्रैक्शनल आंसर भी आ सकते हैं, बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि फ्रैक्शनल आंसर नहीं आ सकते, कई बार इस तरह के फ्रैक्शनल आंसर इस चैप्टर में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी -16/13। अब एक बार एक वेरिएबल निकल कर आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहां से दूसरा वाला वेरिएबल निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब पहले वाले पार्ट में क्या रूल है कि जब सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे रूल ये है कि जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने y की वैल्यू x के टर्म में निकाली सेकंड इक्वेशन से, तो पुट उसमें नहीं करेंगे, पुट करेंगे दूसरी वाले में। अगर फर्स्ट वाले से वैल्यू निकाली होगी तो पुट करेंगे सेकंड वाले में। लेकिन एक बार जब फर्स्ट वेरिएबल जो भी है x या y किसी एक की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो फिर उसको हम सब्स्टिट्यूट किसी में भी कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास x की वैल्यू y -16/13, इस वैल्यू को लाकर हम यहां पे पुट कर देते हैं x की जगह पर। ठीक है, मतलब ये वाली इक्वेशन यहीं से तो बनी है, तो यहीं पे x की जगह पुट कर देते हैं यहां पर। तो अगर हम y निकालें तो यह आएगा y इक्वल्स टू -3 -4, और x की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है -16/-13, तो ये है -16/13। ये अंदर जाएगा, -4 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -3। अच्छा, -4 जब अंदर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 इंटू 4 64/13। ठीक, यहां से एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे इसका, तो इसका एलसीएम आएगा 13 और 1 का एलसीएम आएगा 13। ठीक, एलसीएम 13 आया। अगर हमने 13 को 1 से डिवाइड किया तो 13 बचेगा, 13 जाके -3 को मल्टीप्लाई करेगा तो -39 प्लस 13/13 1 होता है, तो ये आएगा 64, तो 64 - 39 आ जाएगा 25/13। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, y की वैल्यू है, y इक्वल्स टू 25/13। तो हमारे x की वैल्यू आ रही थी -16/13 आई x की वैल्यू, और y की वैल्यू आई है 25/13। जैसा मैंने कहा, कुछ रेयर केस में, बहुत कॉमन तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा दिख जाएगा कि हमें जो आंसर मिलेगा, जो वैल्यूज मिलेंगी, वो फ्रैक्शनल वैल्यूज मिल सकती हैं। ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया। इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, इसलिए एलिमिनेशन को ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। वो हमारा प्रिफर्ड मेथड होगा जो हमने इससे पहले पढ़ा था। बाकी सारे क्वेश्चन में जो भी मेथड में स्टूडेंट ज्यादा कंफर्टेबल हो वो लगा सकता है, जब तक क्वेश्चन में लिख कर ना आए किस मेथड से करना है, चाहे तो इस वाले मेथड से या तो फिर जो हमारा एलिमिनेशन जो पहले पढ़ा था, जो तुम्हें ईजी लगे। ठीक है, ये मेथड में एक बात ये समझ लो कि ये मेथड में एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं एक वेरिएबल की इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। अगर x निकालेंगे तो x की वैल्यू y के टर्म्स में आएगी, अगर y निकालेंगे तो y की वैल्यू x के टर्म्स में आएगी। जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूट उसमें नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट दूसरे में करेंगे। तो यहां हमने सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली थी, तो सब्स्टिट्यूट फर्स्ट में करी। अगर फर्स्ट से निकाली होती सब्स्टिट्यूट सेकंड में करते, और सब्स्टिट्यूट करते एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की x की वैल्यू, x के टर्म्स में y की वैल्यू, यहां आप केवल x बच रहा है, तो फिर यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम किसी भी इक्वेशन में दोनों में से सब्स्टिट्यूट करके वहां से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बहुत बहुत रेयर यूज होता है, लोग जनरली यूज नहीं करते, रीजन कैलकुलेशन उसमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का ही वैसे तो यूज कर रहे हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड थोड़ा बाद में यूज करेंगे जाकर। शुरू में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक मेथड होता है, जो जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन।
तो यहां पर स्टार्टिंग में हम लोग मेथड ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। अब ये मेथड होता कब है और कब यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेथड यूज कब करना है। तो देखो मेथड ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, नाम से समझ में आ रहा है कि मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब इसमें एडिशन भी होता होगा और सब्ट्रैक्शन भी होता होगा। ठीक है, तो पहली बात यूज कब करना है। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें दिखे जिसमें ऐसा लग रहा है कि x का जो कोफिशिएंट है वो y के साथ चला जा रहा है सेकेंड वाली इक्वेशन में, और जो y का कोफिशिएंट था वो x के साथ चला जा रहा है, मतलब कोफिशिएंट बेसिकली इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखो 217 x के साथ था, अगली वाली जो इक्वेशन है सेकेंड वाली इक्वेशन है उसमें 217 y के साथ आ गया, ऊपर वाली इक्वेशन में 131 y के साथ था, सेकेंड वाली इक्वेशन में 131 x के साथ आ गया। तो जब भी ऐसा लगे कि जो x के साथ नंबर है वो y के साथ चला जा रहा है और जो y के साथ नंबर है वो x के साथ चला जा रहा है, साथ ही साथ वो नंबर काफी बड़े नंबर है, मतलब छोटे नंबर अगर होंगे, मान लेते 3 और 2 है या 5 और 4 है, तो ऐसे केस में नहीं लगाएंगे मेथड। एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज तभी करेंगे जब कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा हो और साथ ही साथ ऐसा हो कि हमारे जो नंबर्स हैं वो काफी बड़े नंबर्स होंगे। ठीक है, बड़े नंबर जैसे यहां पे देखो नंबर क्या है 217 131, तो नंबर्स अगर बड़े हैं तो वहां पे मेथड ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करना है। तो कंडीशन समझ में आ गई, दो कंडीशन होनी चाहिए, नंबर शुड बी लार्ज, कोफिशिएंट हमारे बड़े होने चाहिए और साथ में उसका इंटरचेंज होना चाहिए, x का कोफिशिएंट सेकंड वाली इक्वेशन में y का बन जाए और जो y का कोफिशिएंट था वो सेकंड वाली इक्वेशन में x के साथ आ जाए। ठीक है, अब करते कैसे है, तो देखो नाम से समझ में आ रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब एक बार इन दोनों इक्वेशंस को बिना कोई चेंज किए, मतलब बिना कोफिशिएंट सेम किया कुछ भी किए, एज इट इज जैसे लिखे हैं बस एक बार दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, उससे क्या होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, उसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। ठीक है, अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दी है, एक बार इनको ऐड करेंगे, ऐड करके जो इक्वेशन आएगी उसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। उसके बाद इन्हीं इक्वेशंस को जैसे ही लिखी है इनको एक बार ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर इसको ऐड करें तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 217 x प्लस 131 y इज इक्वल्स टू 913। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। ठीक, और जैसा मैंने बोला बिना कोई चेंज किए, हल्का सा भी कुछ बदले, एज इट इज इसको ऐड करना है। ऐड करो, 7 प्लस 1 8, तो ये आ गया 8, 3 प्लस 1 4 एंड 2 प्लस 1 3, तो 348x प्लस, ठीक, 1 प्लस 7 8, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 2 3, 48y इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा 370, 1 गया, 1 यहां पे कैरी जाएगा तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7, तो ये आ गया 1740। ठीक है, तो इनको ऐड कर लिया। अभी जैसे मैंने बोला एक इक्वेशन बनेगी ऐड होने के बाद, तो अभी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। देखो 348 यहां पर भी है, 348 यहां पर भी है, तो x और y दोनों से अगर हम 348 कॉमन ले लें, तो यहां पे अगर हम 348 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 348, ठीक, ब्रैकेट में x प्लस वाई, राइट, ये आएगा, 348 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, यहां पे 1740 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इस 348 को, क्योंकि देखो 348 x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर ये 348 यहां से अपॉन में आएगा तो इसको डिवाइड करेगा, तो क्या करते हैं 348 को यहां अपॉन में ले आते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 अपॉन 348। ठीक है, ये बात 100% श्योर है कि जो नंबर आएगा यहां पर वो दोनों जगह सेम आएगा, और कॉमन लेने के बाद वो जब नीचे जाएगा तो वो नंबर डेफिनेटली जो ऊपर नंबर है मतलब 1740 है उसको कंप्लीटली कैंसिल करेगा, ये पक्का है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें 348 5 ये आता है, देखो देखना बड़ा आसान है, 300 यहां पे दिख रहा है, 300 को 5 से इंटू करो तो कितना आएगा 1500।
ठीक, इसके बाद 40 दिख रहा है, 40 को 5 से इंटू करो तो आएगा 200, 1500 200 हो गया 700, 1700 सॉरी। इसके बाद फिर 8 को इंटू करो 5 से तो 40 आएगा, तो क्या हो गया 1740। तो इसका मतलब रफ में चेक भी कर सकते हो कि लास्ट में अगर 8 है और 0 आ रहा मतलब 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो रफ कॉलम में 348 को इंटू 5 करके चेक भी कर सकते हो कि कितना आएगा 1740 आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कितनी बार कैंसिल होगा 5 टाइम्स। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। जैसे मैंने कहा कि ऐड करने के बाद जो बन के आएगी वो एक नई इक्वेशन आएगी, अभी आंसर नहीं आएगा, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन इक्वेशंस को जैसे दिया है एज इट इज एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नाम ही है मेथड ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो फिर से इक्वेशन नोट कर लेते हैं। तो 217 x प्लस 131 y इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 913। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन है 131x ठीक, इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, नीचे वाला माइनस माइनस माइनस, यही होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट एज इट इज करना है, कोई कोफिशिएंट चेंज नहीं करना, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे दिया बस ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो क्या आएगा, देखो 7 माइनस 1 तो आएगा 6, फिर 1 नहीं माइनस होगा तो मतलब कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो इसका मतलब आ जाएगा 86x। अच्छा, अगर इधर से माइनस करेंगे तो इधर से फिर आएगा माइनस ऑफ 86y, क्योंकि करना तो वही है ना भाई, यहां भी 217 में से 131 ही माइनस करना है, तो कर तो वही रहे। तो इसका तो 86x माइनस 86y इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना आएगा 3 कैरी लेंगे 13 हो जाएगा, 13 माइनस 7 होगा 6, उसके बाद यहां बचा 0 तो 90 और माइनस 82 करेंगे तो आ जाएगा 8, दैट मीन्स आ गया 86। ठीक है, अब जैसा यहां पे था कि 348 और 348 सेम आ रहा था, देखो वैसा ही यहां पे भी है, यहां पे भी क्या आ रहा है 86 और 86 दोनों जगह पे सेम आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 86 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 86। ठीक है, अब यहां से अगर हम 86 को अपॉन में भेज दें तो ये क्या आ गया, ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 86 अपॉन 86, कैंसिल होके आ गया 1। तो अगली जो हमारी इक्वेशन बनी वो बनी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन 4 है। ठीक है, इक्वेशन जो 3 बनी थी वो ये थी। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारी इक्वेशन 3 बनी है और जो इक्वेशन 4 बनी है, हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को फिर से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड अब तक हम लोग फॉलो कर रहे थे, और वहां से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से करना है, सीधी सी बात है, यहां पे x प्लस का है, यहां पे x प्लस का है, दोनों का साइन सेम है और दोनों के साथ नंबर भी सेम है। यहां पे y प्लस का, यहां y माइनस का है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, सिंपल ऐड कर दे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, एक बात और, जब इस क्वेश्चन को हम लोग पेपर में सॉल्व करेंगे, वहां पे हम लोग लिखेंगे, जैसे एलिमिनेशन में क्या कर रहे थे, किसी इक्वेशन को कभी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहां हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 2 बाय 4 एंड देन एडिंग द 2 या फिर सब्ट्रैक्टिंग द 2। मतलब जो भी चीज हम कर रहे हैं उसको स्टेटमेंट में लिखा जाएगा वहां पे कि हम ऐसा ऐसा यहां पे कर रहे हैं। तो यहां पर देखो x और x दोनों प्लस के हैं, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, नंबर भी सेम है और साइन भी सेम है। यहां पर y और y, एक प्लस का y एक माइनस का y, तो ये अपने आप ही कट रहा है, मतलब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने पढ़ा था कि अगर साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहां पे हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, y कट गया। अच्छा, x और x ऐड हो गया, तो x और x ऐड होकर क्या आएगा, x और x ऐड होकर आएगा 2x इज इक्वल टू
5 + 1 आ जाएगा 6। ठीक है, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा x इज इक्वल्स टू 6/2 आएगा, x इक्वल्स टू 6/2। और अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये 3 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अच्छा x की जब वैल्यू 3 आ गई, अब हम इस वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें इसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारी इक्वेशन 3 है। अगर इक्वेशन 3 में हम x इक्वल्स टू 3 को सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें, 5 उस तरफ जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है। ये हमारा था मेथड ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करके दो नई इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, और फिर इक्वेशन 3 और 4 में हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये हमारे सारे नॉर्मल वाले मेथड हो गए जिसको हम लोग मैथमेटिकली कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकली कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कहीं पे ग्राफ वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या करना है, उसमें हमें इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने का जो टॉपिक है, सॉल्व कैसे करते हैं ये तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज खाली थोड़ा सा इतना भी बता रहे हैं इस लेक्चर में कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल होती है उसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, पहले ये समझ ले, फिर आएंगे सेकंड वेरिएबल पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन पहले अपना बना ले। ठीक, तो कोऑर्डिनेट प्लेन कैसा होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जैसे हमें, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ कुछ नेगेटिव मार्किंग कर लेते हैं तो -1 -2। ठीक है, अच्छा इस तरफ पॉजिटिव मार्क कर ले ऊपर y एक्सिस पे, तो 1 2 3 4, नीचे मार्क कर ले -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले जो अभी हमें सीखना है वो ये कि अगर एक लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी लाइन जो कि केवल x है जिसमें, ठीक है, वो लाइन हमेशा एक वर्टिकल लाइन होगी, मतलब वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। कोई भी ऐसी लाइन जिसमें केवल x है, मतलब x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 8, ऐसी कोई भी लाइन अगर है तो वो लाइन हमेशा एक वर्टिकल लाइन बनेगी, सीधी लाइन। किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। मतलब x इक्वल्स टू 2 जो लाइन होगी वो कैसी बनेगी, वो लाइन ऐसी बनेगी। ये लाइन है x इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो बहुत सीधी सी बात है, चाहे तुम ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे तुम ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, इन सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहे हैं। जैसे अगर इस पॉइंट की बात करें पहले, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,1 है, देखो उसका x 2 है लेकिन y कितना है, 1 है। इस पॉइंट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट है 2,2। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट से 2, -2। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट से 2, 4। तो यहां एक चीज नोटिस कर रहे हो, इन सारे ही पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो रहे हैं। y कोऑर्डिनेट यहां पे 4 था, यहां पे 2 हो गया, यहां पे 1 हो गया, यहां -2 हो गया, बट x कोऑर्डिनेट सारे ही पॉइंट के जो इस लाइन पे लाई कर रहा है वो सेम है, और वो क्या है, वो 2 है। देखो यहां भी x की वैल्यू 2 है, यहां भी x की वैल्यू 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो x इक्वल्स टू 2 लाइन का मतलब हुआ ऐसे पॉइंट्स उस पे आएंगे जिन सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा 2 होगा।
ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर कोई सिंगल वेरिएबल में केवल x के टर्म में इक्वेशन है तो वो इक्वेशन हमेशा एक वर्टिकल लाइन बनेगी पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं एक लाइन हमने और बनाई, वो लाइन हमने मान लेते हैं बनाई x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 लाइन बनेगी, जहां x 5 है वहां पे एक लाइन बना दो पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब एक वर्टिकल लाइन। ऐसे अगर हम x इक्वल्स टू -1 बना दे, x इक्वल्स टू -1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइंस बन रही है ये सारी लाइंस वर्टिकल लाइंस है, ये सारी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, क्योंकि इन लाइंस में केवल एक सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है जो कि x है। ठीक है, ऐसे ही अगर लाइन y इक्वल टू समथिंग टाइप की है, फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन है y इक्वल्स टू 3 या y इक्वल्स टू -2 या y इक्वल्स टू 5, तो ये ध्यान रखना जिन इक्वेशन में केवल y रहता है वो सारी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो जैसे अगर हमें y इक्वल्स टू 3 बनाना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो अगर हमें y इक्वल्स टू 3 बनाना है तो यहां पे y 3 है, यहां पर एक लाइन ऐसे बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें एक लाइन बनानी है y इक्वल्स टू -1, तो y -1 कहां पर है, यहां पर, तो यहां पे एक लाइन बना देंगे। ठीक, मतलब जो भी लाइन केवल x वाली लाइन है जिसमें केवल x प्रेजेंट है वो सारी लाइन वर्टिकल लाइंस होंगी, और जो लाइन में केवल y प्रेजेंट है वो सारी लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। जैसे अगर हम एक नया ग्राफ ले लें, मान लेते हैं उसने बोला ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया और यहां पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, इस तरफ ले लिया 1 2 3 4 -1 -2, इधर भी -1 एंड -2। ठीक, अब अगर किसी ने तुमसे बोला कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लाइंस या ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, या ये पूछ सकता है कि कैसी लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x इक्वल्स टू 2 जो लाइन होगी हमें पता है वो लाइन कैसी होगी, वो लाइन वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन होगी मतलब जहां पे x2 है वहां पर एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, तो ये लाइन होगी। ठीक है, उसी तरह से y इक्वल टू 3 जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो जहां पे y3 है, यहां पे y3 है, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अब अगर तुमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये कैसी लाइंस है, तो कैसी लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट 2,3, मतलब x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 जो लाइन होगी, ये लाइन हमारी y इक्वल्स टू 3 है, और ये जो लाइन है हमारी वो x इक्वल्स टू 2 है। x इक्वल्स टू ये लाइन है और y इक्वल्स टू 3 हमारी ये वाली लाइन है। तो ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनके यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, उसके यूनिक सोल्यूशन है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट 2,3। ठीक है, ऐसे ये पूछ सकता है कि x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 5 ये कैसी लाइन होंगी, तो देखो x इक्वल्स टू 2 ये लाइन बनी है, वर्टिकल लाइन है, x इक्वल्स टू 5 यहां पे बनेगी वर्टिकल लाइंस, अब ये कभी मीट नहीं करेंगी, तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो तुम्हें सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व करती हुई कुछ लाइंस दे देगा और वो ये पूछेगा कि ये बताओ ये लाइन कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो इनका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इनका सोल्यूशन क्या होगा। तो जैसे कि यहां पर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 लाइन का जो सोल्यूशन है, जो इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारा 2,3। ये बात समझ में आ गई।
तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में सिंगल वेरिएबल वाले ग्राफिकल लाइंस के आते रहते हैं। ये सारे अभी हमने उस वो पढ़ा है जहां पर सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है, मतलब ये कह सकते हैं इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का प्लॉटिंग हमने ग्राफ पे देखा है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना क्योंकि एक्स एक्सिस भी एक वर्टिकल लाइन है, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, और क्योंकि y एक्सिस भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो y एक्सिस की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, जहां पर इक्वेशन के अंदर ही दो वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, उनको कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग तो हमने 9th में पढ़ी हुई है, प्लॉट करके उसका कॉमन सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये हम लोग आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इस लेक्चर में इतना ही।